नमस्कार। जैसा कि विधानसभा 2027 के चुनावों की तैयारी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड के बीच लगातार चल रही है और सियासत को लेकर जो धमाचौकड़ी अब शुरू हो गई है, उसको लेकर के रीजनल रिपोर्टर एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम जो 38 नंबर विधानसभा है वो एक हॉट सीट की तरह है, क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा के बाद यदि कोई पहले पायदान पर यदि कोई विधानसभा है तो वो जो विपक्षी दल है, जो अभी सत्ता में आने को लालायित है और अपने हाथ पांव किसी न किसी तरह से मार रहा है, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस 38 नंबर विधानसभा पर पहले से यहाँ जो सिटिंग विधायक हैं वो डॉक्टर धन सिंह रावत, वो 2 बार के विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। 2 बार कैबिनेट मंत्री रख सके ऐसे विधायक को का जो रसूख है उसको तोड़ने के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं भाजपा के ही भीतर सुधीर जोशी युवा जोश के साथ उतरे हैं। अपनी बातों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के लगातार वो पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री को बड़े दमखम के साथ ललकारने की ये स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है, वो किन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है, वो कहां तक पहुंच सकती है, और जो युवा जो उसके साथ मैदान में उतरे हैं सुधीर जोशी, वो क्या कहते हैं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, आम जनता के सवालों को लेकर, हम उनसे बातचीत करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग से डॉक्टर सुधीर जोशी ने पीएचडी किया है। इसके साथ साथ वे एबीवीपी से जुड़े रहे, गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर बने और एबीवीपी के ही प्रदेश महामंत्री के पद पर काबिज रहे। इसके साथ ही भाजपा के युवा मोर्चा के वे प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में बेहद सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पदाधिकारी भी रहे हैं। वे प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं और अभी जो 38 नंबर विधानसभा है उस पर एक प्रबल दावेदार यहाँ पर हैं। तमाम एजेंसियां जो एग्जिट पोल निर्धारित करती हैं वे सक्रिय हो गई हैं उत्तराखंड के भीतर, और इसी सक्रियता के तहत रीजनल रिपोर्टर तमाम सारे जो विधानसभा में इस तरीके के जो युवा व्यक्तित्व हैं या जो बड़ी धारदार राजनीति के साथ मैदान में उतरे हैं, उनके साथ बातचीत करेगा और अपने दर्शकों के सम्मुख लेकर आएगा ये पूरी बातचीत को। तो सुधीर जी नमस्कार। सुधीर जी, आप हमको बताइए कि अभी जिस जोश के साथ आप अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो अभी इस राज्य गठन के बाद 2002 का जो पहला आम चुनाव हुआ उसका हम पूरा गणित देखें 38 नंबर सीट पर, तो ये कांग्रेस के पक्ष में भी जनादेश रहा है और भाजपा के पक्ष में भी जनादेश रहा है। अभी लगातार 2 बारी से 2017 और 2022 का चुनाव भाजपा के पक्ष में आया। 2017 का जो चुनाव था वो 8,000 से ज्यादा मतों से डॉक्टर धन सिंह रावत ने जीता, लेकिन जो 2022 का चुनाव था वो मात्र 587 मतों को लेकर अंतिम क्षणों तक जो बड़ा रोमांचक बना रहा। ऐसी परिस्थितियों में आपकी दावेदारी को मुहर लगने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो किन क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूत करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि देखिए, जो जिंदगी में हम सब लोगों ने, जो प्रोफेशन हम सब लोगों ने ठाना है, कोई भी अपनी जिंदगी में चुनता है तो उसको वो तमाम सारे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसकी जद्दोजहद में रहते हैं। तो आज इस राजनीतिक सफर में हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि 38 श्रीनगर विधानसभा में, अगर आज मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर तैयारी के मुहाने पर अगर हम लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि मैं कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं रहूँगा, और या यूँ कहें कि राजनीति
से तमाम सारी चीज़ें हम लोग ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़ते हैं। कई लोग अपना प्रोफेशन पूरा करने के बाद राजनीति में आ जाते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में हम लोग पहुँचे तो छात्र जीवन में से छात्र राजनीति को समझने लगे और उन तमाम सारे स्टूडेंट्स की तमाम सारी समस्याएं जो होती हैं विश्वविद्यालयों के अंदर या यूं कहीं कि महाविद्यालयों के अंदर होती होंगी, पर हमने कोशिश करी कि उन तमाम सारे लोगों के साथ अपने आप को जुड़ाव रखा और उसके बाद उस पाठशाला में अपने आप को भी रखा। परीक्षा में हम लोग भी बैठे कि 2012 में हम छात्र संघ अध्यक्ष का परीक्षा हम लोगों ने दी। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम एबीवीपी ने एक तरीके से बाउंस बैक किया और फिर हम बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे लोग जीते विश्वविद्यालय के अंदर। तो उसके बाद हम लोग ये कहना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद में 10 साल काम करने के बाद, युवा मोर्चा में काम करने के बाद और पार्टी पॉलिटिक्स में सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जब मौका मिला पार्टी ने हमें जहाँ भेजा होगा तो हम वहाँ पहुँचे। और आज हम लोग अगर विधानसभा श्रीनगर के अंदर है तो हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है और हम भी ये जान रहे हैं कि हम उन तमाम सारी चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम उन आम जनता जनमानस तक पहुंचेंगे क्योंकि चुनाव लड़ना और केवल अटेंडेंस लगाने के लिए हम लोग चुनावी मैदान में ना रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम लोग 38 विधानसभा की अगर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र यही है, घर यही है, हालांकि आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। जो लड़ने वाले लोग हैं या जब जिसको मौका मिलता है, जिसको जहाँ से मौका मिलता है, हमारा क्षेत्र ये, हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। दिग्गज कोई भी लोग हों, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हमारा मूल्यांकन कौन करेगा। आपने कहा कि इतने वोट उस समय मिले, इतने वोट का डिफरेंस ये रहा। राजनीति है ही संख्या बल का खेल और जिसकी संख्या ज़्यादा वो चुनाव में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतता है। और इसी श्रृंखला में हम लोग अपने आप को रख रहे हैं कि हम भी जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, घर घर पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जो जनमानस की जो समस्या होंगी उनका निराकरण हम कर पाए। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले, जैसे मैंने कहा ना कि हम पैराशूट टाइप में नहीं रहेंगे। हमको भी मालूम है कि एक आम जनमानस जनता, क्योंकि हम भी उन तमाम सारी चीज़ों से गुजरते आए हैं, गुजर रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग करना चाहते हैं। ये मेरी बात है। सुधीर जी, आपने कहा कि राजनीति संख्या बल का खेल है, तो जो ये खेल है इसमें 10 साल से जो भाजपा अभी काबिज है, निसंदेह कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बार मजबूत रहेगा और उस एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उस संख्या बल को भी प्रभावित करेगा ही करेगा जो भाजपा के पक्ष में था। कैसे, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जिस जनता के बीच में, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, उनको अपनी ओर प्रभावित कर पा रहे हैं या वोट देने के लिए आप उनको इस तरीके से अपने पक्ष में करने की स्थिति में है कि आप उनको ये भरोसा दिला सकें कि इस विषय पर तो मैं ही आपका सारथी बन सकता हूँ। देखिए, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी की बात की जी। बार अभी आप लोगों ने देखा, मैं उन मुद्दों को भी जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, उन मुद्दों पर भी हम लोग जरूर जाने। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात आप लोगों ने जरूर कही, लेकिन देखिए विपक्ष की भूमिका को अगर आप लोग देखने की कोशिश करें तो शायद वो तमाम सारी चीज़ें एक तरीके से नदारद है। और एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात है, बहुत आप लोगों ने अभी देखा, अभी परिणाम आए, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आप लोगों ने देखा असम में फिर से रिपीटेशन हुआ, 3rd टाइम रिपीटेशन हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। ये 100% है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनने वाली है। और एक और बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे हम लोग भी अभी पूरा थलीसैंण, पाबो, पैठानी, खिरसू, श्रीनगर की तरफ हम लोग अगर देख रहे हैं चीज़ों को, तो जो चीज़ें हो पाई हैं, लेकिन जो आगे एक्सपेंशन जिन चीज़ों का हो सकता है, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में आज आप जहाँ जहाँ रोड नहीं जा सकती थी, आज वहाँ भी रोड पहुँची है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको कितना एक्सपेंशन दिया जाना चाहिए था, उनकी लेंथ और ब्रेथ कितनी बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, इस पर ज़रूर हम लोग बात करना चाहते हैं। जैसे अभी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो सोच है इस समय कि हम अगर लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या हम उनसे बात रखें, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, हवा
बाजी में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन आज हम लोग देखें कि आज हमारे थलीसैंड में बिनसर महादेव जी का मंदिर है, जी तो राहु मंदिर है आपका पैठानी में, जी जैसी ऐसी गौरा देवी का मंदिर, राजराजेश्वरी माँ का मंदिर हमारा गौरा देवी में है, ऐसी भूखाल कालिंग का मंदिर पैठानी से थोड़ा पहले है। जी तो जो ये हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ लोग देखिए देवभूमि है, सब लोग पहुँचते हैं, मंदिरों में जाते हैं और हमेशा जाते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम सारी जगहों पर पहुँचने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है, उन रोड कनेक्टिविटी को एक तरीके से उनमें एक्सपेंशन होना चाहिए, जी वो 2 लेन होनी चाहिए। अच्छे से आदमी बिनसर महादेव मंदिर पहुँचेगा तो वो कैसे पहुँचेगा? आदमी के पास 2 वे कनेक्टिविटी होगी तो पैठानी आराम से हम लोग पहुँच सकते हैं। बिल्कुल भूखाल कालिंका का मेला आप लोग देखते होंगे, अभी वहाँ पे मंदिर भी बन रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब वहाँ पे मेला होता है तो उस समय आप लोग देखिए कि कितनी तादाद में लोग पहुँचते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर रोड एक्सपेंशन ठीक ठाक होगा, तो रोडें चौड़ी होंगी, तो एक तरीके से मैं कहूँ श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके एक तरीके से आजीविका भी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हम्म, एक ये बात हमारे मन में है। जी दूसरी बात हमारे मन में है कि देखिए पहाड़ी अंचल में बसने वाला उत्तराखंड है, और अभी एक बड़ी समस्या क्या है, शायद आप लोगों को ये छोटी समस्या लगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात कहूँ कि जैसे हम लोग खिरसू पहुँचे, खिरसू पहुँचते पहुँचते हमारा नेटवर्क नहीं मिलता है। हम्म, खिरसू के बाद पैठानी तक अगर आप लोगों ने जाना होगा तो आपका नेटवर्क गायब है। फिर आप थलीसैंड अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बात होती है कि जियो का लगेगा, एयरटेल का नहीं लगेगा। और ऐसी सिचुएशन डिजिटल इंडिया में हम लोग आज बात कर रहे हैं। और उसके बाद तब मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमें सरकार से भी हम लोगों ने बात की, बहुत सारी कंपनियों ने हमसे कहा कि भाई हमारे पास डीजल पेट्रोल की समस्या बड़ी रह रही है, मतलब जो भी उसमें ईंधन डालना है बिल्कुल उसकी समस्या है, और इस वजह से वो टावर चल नहीं पा रहे हैं, उसका खर्चा कौन भरेगा, ये ऐसा प्राइवेट कंपनियों का कहना ज़रूर है। हाँ तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं, हालांकि सरकार ने भी ढूंढा है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, भले ये छोटी समस्या है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। आज आप लोगों ने देखा कि कोविड में लोग घर आ चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल चुका है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, काम करिए अपने घर में बैठ करके, और उसके बाद अपनी गाड़ियों का काफिला कम करिए, गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए। जी तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया में अगर हमारे पास कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी, अगर देखिए दूरस्थ क्षेत्र में अगर रात के वक्त किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई महिला कोई प्रसव पीड़ा की महिला हो गई, तो उसको किस तरीके से यहाँ पहुँचाया जाएगा हॉस्पिटल तक, अगर आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं। क्योंकि गांव-गांव में क्या होता है कि सबके पास गाड़ियाँ नहीं है, कोई गाड़ी वाला है उस तक अगर फ़ोन जाना है तो कैसे फ़ोन जाएगा। बिल्कुल नहीं, कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कनेक्टिविटी इसलिए बड़ा मसला है कि अगर अभी आप और हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए कनेक्टिविटी की हाँ जरूरत है। बिल्कुल। अगर आप अभी कहीं बाहर निकलते हैं, उस आपको एक पेट्रोल भी भरवाना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो वहां पर कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसी तरह से अभी सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी रूप में पूरे देश से, संसार से जुड़ना चाहता है। बिल्कुल। तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसको लगातार कनेक्टिविटी की जरूरत है। उसके सारे काम रुक जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। तो निसंदेह ये कनेक्टिविटी के अलावा वो क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं, जिनको देख करके आपको लगता है कि इनके लिए तो, इनके निदान के लिए तो मैं ही बना हुआ हूँ, और उसके लिए आप भरोसा दिला पा रहे हैं उस आम जनता को जिनको कल को आपको वोट करना है। 2 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी देखिए केवल विधानसभा की बात नहीं करूँगा मैं इस समय, मतलब जी विधानसभा की भी और प्रदेश की भी बात मैं करना चाहता हूँ कि देखिए जैसे उत्तराखंड को, जैसे यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि 4 धाम यहाँ पर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और बड़े ये धाम हैं, देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए एक तरीके से बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी कोई बोलता है तो हम सब लोग ये जानते हैं कि उत्तराखंड की बात हो रही है। लेकिन ग्लोबल एस्पेक्ट्स में अगर उत्तराखंड को देखने की अगर बात है, तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर एक बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड को ग्लोबल लेवल पर भी जाना जाए। हालांकि जानते बहुत सब लोग हैं, यहीं के लोग विदेशों में नौकरी भी करते होंगे, विदेशों में रहते भी होंगे, लेकिन किस चीज़ के लिए। जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज उत्तराखंड
जैसे पर्यटन के को दृष्टिकोण से देखा जाए और तीर्थ स्थानों के दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर पर बात हो। उत्तराखंड को सेमीकंडक्टर पर एक तरीके से निगाह डालने की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि उत्तराखंड को एक तरीके से सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहिए। मेरी बात आप लोगों को थोड़ा वैसी लगेगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गुजरात का एक जगह है धुलेरा, देश के प्रधानमंत्री जी भी और अश्विनी वैष्णव साहब भी इस पर बड़ा काम कर रहे हैं, जी जो कि सेमीकंडक्टर जो ये तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास हैं, हमारी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो कि सेमीकंडक्टर चिप से चलती हैं, और आज भारत 100% इम्पोर्ट करता है। ताइवान से इम्पोर्ट करता है, अमेरिका से करता है, इजराइल से करता है, साउथ कोरिया से करता है, जापान से करता है। मेरा ये कहना है कि जैसे भारत, जैसे अश्विनी वैष्णव साहब ने क्या किया कि धुलेरा में इस प्लांट को सेटअप किया है, जी आज ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन काम कर रही है टाटा के साथ मर्ज करके, ज्वाइंट वेंचर है इनका। जी और धुलेरा जैसा एक छोटा सा गांव आज विश्व पटल पर देखा जा रहा है, और अगर आप वहां पर देखेंगे 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी 91,000 91,000 करोड़ रुपीस का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप ये समझिए कि उस पूरे इलाके का जी कितना बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो एक तरीके से, हालांकि सब चीज़ों का कुछ पॉजिटिव होता है तो फिर नेगेटिव भी होता है, जी लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगे, फैबलेस फर्म लगे, जी ताकि हम सब लोग भी कल आने वाले समय में उत्तराखंड को देखिए, देश दुनिया के लोग, क्योंकि स्पेशलाइज इंजीनियर्स उसमें चाहिए, जी सुपर सुपर स्पेशलाइज्ड इंजीनियर उसमें चाहिए, जी जो कि मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम सारी तकनीकी जिनको जानकारी अच्छे से होगी। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पूरे, देखिए ठीक है, चुनावी मुद्दों में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जी लेकिन मेरा एक मुद्दा यह है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन उत्तराखंड को विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ भी लगाई जाए। जी आने वाले समय में देखिए, रोजगार के दृष्टिकोण से हम लोग ये कहें, जैसे अभी असम में लगी, मोरीगांव में लगी, तो वहाँ 27,000 करोड़ रुपए का वो यूनिट लगी है, जी और वहाँ पर अभी जो तकरीबन जो बताया गया है 33,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जी 33,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। जी साथ ही साथ देखिए, आप नौकरी लगेगी, नौकरी मिलेगी। अगर धुलेरा की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, धुलेरा में वहाँ एयरपोर्ट बन चुका है, वहाँ हॉस्पिटल बन चुके हैं, जी वहाँ पे स्कूल बन रही हैं, तो एक नए तरीके का धुलेरा बन रहा है, जिस गांव को हम कभी जानते भी नहीं थे, जहाँ कोई शायद जाता भी नहीं होगा, लेकिन आज धुलेरा पूरी दुनिया में है। साणंद एक जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पर भी एक ये फैबलेस फर्म का प्लांट लग रहा है सेमीकंडक्टर का। जी तो एक तरीके से तो मैं ये चाहता हूँ, आनंद सानंद में सानंद में हाँ। जी दूसरी बात मुझे कहनी है, ये तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड को नेशनल वाइड, इंटरनेशनल वाइड एक तरीके से देखा जाए। जी दूसरी बात, जैसे मैं विधानसभा के अंदर की बात कहूँ, आज विधानसभा के अंदर बहुत सारे महाविद्यालय हैं, बहुत सारे महाविद्यालय, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पैठानी में, बनास में भी जी है, प्रोफेशनल कॉलेज जिसको बोला गया, ऐसी खिरसू में भी है, ऐसी मजरा महादेव में भी है, उफरखाल में भी है। जी ये मैं विधानसभा की नहीं, वैसे ओवरऑल की बात अगर करना चाहूँ, जी तो आज भी जो मेरे अंदर की पीड़ा है कि अगर हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय से, अगर हमने सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की, जी या अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते अगर पढ़ाई की, जी या बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट कोई रहा, किसी ने एमएससी फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई की, जी या रूरल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद वो पढ़ने के बाद क्या करेगा? वो पीएचडी करता है, फिर पीएचडी के बाद कहाँ जाएगा? क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट ही नहीं है। हम्म, हमारी मांग ये है कि जो महाविद्यालय खुले हैं, जो विश्वविद्यालय खुले हैं, जैसे यहाँ पर श्रीदेव सुमन खुला है, जी तो हम ये चाहते हैं कि सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी महाविद्यालयों में भी खोला जाए। जी आज आप देखिए, बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ की यूजी कोर्स चलता है, पीजी कोर्स नहीं चलता। जी तो ये भी एक तरीके से बड़ी एक समस्या है। बार बार हम लोग क्या करते हैं, अभी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हमें मिले, पीएचडी कर चुके, डॉक्टरेट हो चुके, जी। लेकिन वो कह रहे कि भैया हमारी तो पोस्ट ही नहीं आई है, बिल्कुल वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे? और फिर अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके वो लोग कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जी। वो अपने शहर गांव को छोड़ देंगे, उसके बाद वो पलायन की मार झेलेंगे। तो हमारे पास वो तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें, ग्राफिक एरा जो कि पाक में बना, अभी मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए गढ़वाल विश्वविद्यालय के उससे, तो वो वैसे में सालों में तो बहुत पीछे है, लेकिन आज वो सब्जेक्ट्स में बहुत आगे है। आज वो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा है। आज वहाँ बहुतायत संख्या में वहाँ पे टीचर्स हैं।
तो वहाँ अलग अलग एस्पेक्ट्स में अगर हम लोग देखें, आज वहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग की बात हो रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हो रही है, तो कहाँ हो रही है कि ग्राफिक एरा में बातचीत हो रही है, कंप्यूटर साइंस पे बात हो रही है। आज यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में उन सब्जेक्ट्स को भी एक तरीके से प्रेफरेंस मिले जो कि एक तरीके से विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, खास तौर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी यहाँ पर भी वो पढ़ाई महाविद्यालयों पे भी हो। जी आज पंतनगर में अगर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, तो जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है वो देहरादून में इंद्रेश में मिलेगी, जो महंत इंद्रेश जी का जो स्कूल चलता है, जो कॉलेज चलता है, या फिर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री चलता है। जी तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी देखा जाए यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन वाइज भी यहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी तब आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट खोले जाएंगे। जी तो जो ये महाविद्यालय है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का होगा, जी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी ये मेरी बात है कि पूरे इस इलाके में, केवल श्रीनगर विधानसभा की बात नहीं करना चाहता, जी। मैं सारे उत्तराखंड की बात करना चाहता हूँ। आज योगा के स्टूडेंट्स जी योगा की पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ लगते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जी तो ये भी एक सवाल मेरे मन में रहता है कि जो पढ़ाई हम लोगों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की, जिन सब्जेक्ट्स में की, उन तमाम सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन भी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। जी जैसे कि आपने विश्वविद्यालय की जो स्थितियां हैं, वहाँ की पढ़ाई है, वहाँ की जो छात्रों की परेशानी है, उसको बहुत नज़दीक से देखा और छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। क्या वो उपलब्धियां हैं जिनको आप अपने अध्यक्ष रहते हुए दूर कर पाए, और अभी आपको वर्तमान में क्या इस तरीके की दिक्कतें दिखती हैं जो सीधे छात्रों से जुड़ी हुई हैं? एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जी कि सचमुच में हमें मौका मिला तो मेरी भी कोशिश रही कि खूब मन से काम करें। स्टूडेंट यूनियन में अगर पहुँचे तो ये एक तरीके से उस समय ये जोश था कि जोश तो रोज़ रहता है, पर लेकिन मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे लगा कि मैं सिस्टम को सब तहस नहस कर दूंगा। ऐसा मेरे दिमाग में था कि मैं जैसी छात्र संघ अध्यक्ष बन गया, अब मेरे पे बहुत बड़ी पावर आ गई और मैं बहुत कुछ कर लूंगा। लेकिन जैसे आप सिस्टम के बीच में आ जाते हैं, आप उस सिस्टम को किस तरीके से झेलते हैं, वो जब आप उस सिचुएशन पे पहुंचते हैं ना, मतलब मेरा एक, वैसे आपको शायद मेरी बात गलत भी लगे, सवाल पूछना बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन मैं भी उस समय उस जोश में जैसे पहुंचा, मैंने कहा ठीक है, मैं अब तो अध्यक्ष बन गया, अब मैं सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो करूंगा। जैसे हम सिस्टम के अंदर पहुंचे, अब ईसी की बैठक 6 महीने बाद होगी, ये तमाम सारी चीज़ें कार्य परिषद में ले जाई जाएंगी, एकेडमिक काउंसिल की बैठक वो तो हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये समझ में तो थी, पर लेकिन ऐसा डिले होती है चीज़ें, वो मेरी समझ में थी। अच्छा, अपॉइंटमेंट होगा तो अपॉइंटमेंट कितने समय से नहीं हुआ, उस अपॉइंटमेंट का मुझे पता ही नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ये लोग क्यों रोका है, रोस्टर कैसे लगा है। ये रोस्टर लगाना हॉरिजेंटल लगेगा, वर्टिकल लगेगा, ये हमें मालूम है, लेकिन फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी लेट लतीफ़ा क्यों लगा। तो मैं तो उससे गया था छात्र संघ में दिमाग में कि स्टूडेंट्स के लिए तुरंत लगना। हालांकि हमने काम किया, वो मैं आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बीपीएड यहाँ पे 2005 में शुरू हुआ, फिजिकल एजुकेशन बैचलर जो डिग्री है, लेकिन उसके बाद आज एमपीएड करने के लिए, मतलब ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय में क्या काम किया कि एमपीएड की पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर जाना पड़ता था, पुणे जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। और देखिए जैसे गुरुकुल कांगड़ी है, वहाँ पर भी केवल बीपीएड हो पाएगा, एमपीएड नहीं होता। तो एमपीएड पूरे उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो आज एमपीएड यहाँ होता है। हम लोगों ने एमपीएड खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जब वो पूरा सत्र हुआ, सत्र किसके, अंकुर रावत उस समय भाई हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, तो उस समय वो एमपीएड शुरू हुआ। तो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया कि एमपीएड यहाँ खुले, तो ताकि यहाँ बच्चे जो बीपीएड कर रहे हैं वो बच्चे बाहर न जाए, एमपीएड यहीं से कर ले। फील्ड हमारे पास बहुत अच्छे फील्ड हमारे पास 84 में 2 फील्ड हमारे पास है, एनआईटी का फील्ड हमारे पास है, उस समय जेएनटीआई भी हुआ करता था, तो यहाँ पर बीपीएड एमपीएड अच्छे से खुल सकता था। तो एमपीएड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जैसे उन्होंने आज वाइवा दे दिया, तो उनकी जो पीएचडी की जो डिग्री है वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद मिलती थी। मतलब आज मेरी अगर डॉक्टरेट पूरी हुई है, कल मुझे वो डिग्री कहीं पे लगानी है, तो वो मैं जब ईसी की बैठक हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हो जाएगी, कार्यकारी परिषद की बैठक जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो डिग्री मिलती थी।
तो मतलब अगर आपका फॉर्म कल भरा जाना है या अगले हफ्ते भरा जाना है, अगले महीने भरा जाना है, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब आप उस पेपर में, उस इंटरव्यू में आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं अपियर हो पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या काम किया था उस समय कि जिस दिन आपने वाइवा दिया पीएचडी का, जी। हमने कहा उसी दिन उसको प्रोविजनल डिग्री दी जाए। ये बात छोटी लगेगी आपको, लेकिन उस स्टूडेंट का देखिए जिसका सिलेक्शन हो गया और उसको डिग्री नहीं मिली। हमने उस चीज पर भी काम किया। और आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर ये है कि हमने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझिए कि हमने ये बड़ा काम किया उस समय कि आज कोई भी वाइवा देता है पीएचडी का, उसको शाम को प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी और कुछ दिनों के बाद उसको डिग्री मिल जाती है। कोई इसी में जाने की जरूरत नहीं। जैसे स्टूडेंट की बात जो समझने वाली बात है, हमने उस समय कहा प्राइवेट बसेस चलती थी, बहुत भाड़ा लेती थी। तो हमने क्या काम किया, हम उस समय गढ़वाल विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ में थे तो हमने क्या किया, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के सिंह उस समय वाइस चांसलर थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई यहाँ पे अपनी बसेस को लेकर के आइए आप। बहुत लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद ये हुआ कि रोहतक से बस आनी थी, हम रोहतक भी पहुंचे कि बन भी रही है कि झूठ बोल रहा विश्वविद्यालय, हम रोहतक पहुंच गए। वो रोहतक से 3 बसेस लेकर के फिर उसके बाद, हालांकि विश्वविद्यालय उसमें विश्वविद्यालय का खर्चा था, लेकिन हमारी मांग ये थी कि नई बसेस आए। अच्छा, बसेस हमने यहाँ पहुंचाई, 3 नई बसेस आई पहली बार। और देखिए हम लोगों ने कैसा पैसा बचाया है लोगों का। पैसा कैसे बचाया, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस गेन करते हुए आज हम लोग विधानसभा की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी हवा में नहीं जा रहे। आप इस छोटे एग्जाम्पल को समझना कि पहली बार ऐसा हुआ जब बसेस आई, तो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि स्वीट पुल तक बस पहुंची। स्वीट पुल का दायरा आप लोग जानते हैं, ताकि उससे शिरकोट के बच्चे जो आते हैं, बहुत आयत संख्या में वहां भी बच्चे आते थे, स्वीट गांव के भी बच्चे आते थे और ऊपर गहड़ वाले बच्चे भी आते थे। तो हम लोगों ने ये कहा कि उन जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की बसेस हैं वो स्वीट पुल तक जाएं, सारे सिरकोट के बच्चों को लेकर के आए। और देखिए उस समय 10 रुपये उस समय पैसा पड़ता था, 10 रुपये भाड़ा पड़ता था शिरकोट से श्रीनगर आने का। फिर वो वापस जाएगा तो 10 रुपये देगा, तो आप टोटल लगाइए 20 रुपये। 4 दिन आप संडे लगा दीजिए, अगर छुट्टी कर दीजिए, 25 दिनों का आप गुणा कर दीजिए 20 दिनों से, तो तकरीबन 500 रुपये एक बच्चे के, 500 रुपये एक बच्चे के एक महीने के हम लोगों ने बचाए। और आप लोग समझिए कि कितने स्टूडेंट शिरकोट से आते रहे होंगे, कितने स्टूडेंट आगे घसिया महादेव की तरफ से आते होंगे, या फिर अगर आगे वाला इलाका देखिए जहाँ भगवती मेमोरियल स्कूल है उधर से आगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम उस समय से स्टूडेंट्स हित में अगर हम लोगों ने बात की, तो आज हमारी मन मस्तिष्क में ये भी बात है कि जनता का फायदा कैसा हो। जनता का फायदा, जनता मतलब 500 रुपये अगर स्टूडेंट देते तो उसके माता पिताजी तो देते होंगे, तो उनके माता पिताजी का पैसा हम लोगों ने बचाया। और एक बात मैं आप लोगों के बीच में जरूर करना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो रोज नई नई चीज़ों को करने के लिए हम लोग तैयार रहते थे कि नई चीज़ें सामने किस तरीके से आए। एक बात मैं आप लोगों के कहना चाहता हूँ कि 2012-13 में आपदा आ गई, केदारनाथ की आपदा। और आप बताइए कि केदारनाथ की आपदा आ गई, 16-17 जून को आ गई, जुलाई में एडमिशन होना है लोगों का। और आप देखिए केदारनाथ घाटी की वो तमाम सारे लोग जिनका घर बह गया, जिनकी खेती बाड़ी बह गई, जिनका जो तमाम सारा जो सामान था वो सब एक तरीके से उस जलजले में खत्म हो गया। बिल्कुल। और जो कि एक भयावह जो स्थिति उस समय बनी, पानी किस तरीके से चोराबारी ग्लेशियर टूटा, फिर वो सब हुआ, वो आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। क्या बड़ा काम किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक तो पहले हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी कि जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज थे उनकी फीस हम लोगों ने कम कराई। सबसे सस्ता बीटेक होता है पूरे उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 22,000 रुपये सालाना देना पड़ता है। सबसे ज्यादा सस्ता बीटेक कराया अगर हम लोगों ने, तो हमने कहा फीस कम कराइए। सेल्फ फाइनेंस कोर्स को रेगुलराइज कराने की बात हम लोगों ने लगातार कोशिश करी, ज्यादा पैसा ना पड़े। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने परमानेंट फैकल्टी लगाई। 22,000 रुपये बीटेक की फीस साल भर की थी। हॉस्टल की फीस भी भरनी पड़ती है 6 महीने की, अगर कोई हॉस्टलर अगर स्टूडेंट है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या बड़ा काम किया। बी फार्मा चलता है 35,000 रुपये सालाना, एम फार्मा चलता है 55,000 रुपये सालाना। ऐसी टूरिज्म की फीस भी उस समय 30-32 हजार रुपये हम लोगों ने कराई। जैसे एमएससी फार्मास्यूटिकल है, ये जो भी सब्जेक्ट है, रूरल टेक्नोलॉजी से लेकर के एमसीए से लेकर के इन तमाम सारे सब्जेक्ट्स का बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, एमकॉम, कोई भी बच्चा अगर आपदा ग्रसित क्षेत्र से आता है, कोई भी स्टूडेंट, और वो इस समय दाखिला लेगा, मतलब 2013 में अगर उसने दाखिला लेना है
और वो पटवारी से भी लिखा करके लाएगा कि मेरा ये खेत संख्या, ये फलाना फलाना, ये इसकी जद में चपेट में आ चुका है। जो त्रासदी हुई थी उस समय केदारनाथ की, हमने पूरे उत्तराखंड के बच्चों के लिए, ज़रूरी नहीं कि केदारनाथ आपदा के लिए, हमने कहा कि कोई भी, चाहे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से आता हो या गढ़वाल मंडल से आता हो, अगर कोई भी आपदा ग्रसित क्षेत्र से आएगा, 10 रुपए में एडमिशन कराया हमने उसका। 10 रुपए की फीस कटी। बीटेक का अगर 22,000 रुपए था तो हमने 10 रुपए में एडमिशन कराया। ये मुझे लगता है कि शायद हमने एक तरीके से उनको एक तरीके से फौरी राहत भी दी, और एक तरीके से मुझे लगा कि अगर हम छात्र संघ में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है तो उसके पास जिसका सब कुछ चले गया, जिसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, जिसका सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो उसका 10 रुपए में एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विश्वविद्यालय को। ये मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन हमने कहा प्रशासन से। और उस समय प्रोफेसर PS राणा उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे, और प्रोफेसर SK सिंह उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे। उन्होंने हमारी बात को सुना। हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी भी उस समय हमारे साथ मौजूद थे, और हम सब लोगों ने कहा कि भैया उनके पास पैसा कुछ भी नहीं बचा हुआ, आप 10 रुपए में एडमिशन कराइए। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारे लिए एक बड़ी बात ये थी कि हमने हॉस्टल की फीस भी नहीं देनी थी, हमने 10 रुपए में एडमिशन कराया, उनका हॉस्टल में एक कमरा दिलाया। और तो ये हमें लगा कि हमने एक अच्छी उस समय बात की। तो ये तो आपके व्यक्तिगत प्रयासों से और आपके जो छात्र संघ का जो पूरा संगठन उस वक्त तैयार हुआ था, उनके प्रयासों की जो उपलब्धि रही वो आपने बताई। सुधीर जी, मैं जानना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के जो नेता रहे, इस तरीके की चर्चाएं भी रही कि कई कुलपतियों ने उनको जो उनकी जो मांगे थी ये कह करके कि उनको कुछ कुछ ठेके आवंटित कर दिए गए। कितनी सच्चाई है इन सारी बातों में, और यदि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या सोचते हैं इस तरीके की गतिविधियों को लेकर के? क्या छात्र संघ के हितों को लेकर के इस तरीके का प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरीके से करना ठीक लगता है? क्या छात्र संघ के नेताओं का इस तरीके से अपने हितों को देख करके किनारे हो जाना? क्योंकि ये जो छात्र संघ की जो राजनीति है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आप नए प्यादे नहीं हैं, आप मज करके गए हैं वहां से, छात्र संघ से निकले, इतने सारे काम किए, भले ही जैसे आपने बताया कि अध्यक्ष मैं बना तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन फिर आपने वहां पहुंच करके देखा कि भीतर तो बहुत सारी अभी इस तरीके की बाध्यताएं हैं जिनको आप फुलफिल नहीं कर सकते थे। उसको व्यवस्था का वो हिस्सा था और उसके लिए आपको इंतजार करना ही करना था। तो लेकिन इस सब के बीच जब कई सारे जो छात्र संघ के नेता हैं वो आप जैसी जिजीविका के साथ डटे हुए रहते हैं, लेकिन कई सारे यदि छात्र नेता ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं इन्हीं विश्वविद्यालयों से, वो कौन है? इस तरीके की बातें तो करना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं अगर हुई है तो धुआं तो वहीं से उठता है जहां आग होती है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि आप तक भी ये बातें छन करके आती रही होंगी? देखिए, अगर हम लोग इस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहेंगे जी, तो हम छात्र हितों के मुद्दों पर तो कभी बात नहीं कर पाएंगे जी। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ कि अगर हम लोग उनकी कठपुतली बन जाएंगे जी, मेरा उन तमाम सारे लोगों से भी बात है, चाहे वो छात्र संघ में वर्तमान में हो, पहले हो, या बाद के हो, या आने वाले हो, सब लोगों से मेरी बात ये है जी, कि आज भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में अपने आप को नहीं रखा। जी, और अगर हम कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे जी, तो जिस चीज के लिए मुझे चुना गया था उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जी, तो शायद मुझे लगता है कि उनके साथ धोखा होगा। और देखिए, मैंने कभी धोखा नहीं होने दिया। जी, अगर हमको चुना गया तो हम लगातार लास्ट मोमेंट तक उनके लिए लड़ते रहे। जी, और अगर ऐसे ये तमाम सारी ठेकेदारी की जो बात है, जी, तो देखिए वो काम करें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन देखिए वो कितना एक्सेल कर पाएंगे लाइफ में वो खुद जानते होंगे। हम भी कितना एक्सेल पर कर पाएंगे ये हमारी मेहनत पर डिपेंडेंसी है। अगर हम भी इस तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहेंगे कि जी प्रोफेसर साहब ने ये बोल दिया है या वो फलाने अधिकारी ने मुझे कोई ठेका दे दिया है, तो देखिए कुछ चीज़ें कुछ समय तक ज़रूर चलती हैं, कुछ चीज़ें फल फूलती भी हैं खूब देर तक, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस कितनी देर तक होता है ये इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते थे कि भाई तुम भी करो इस काम को, तुम भी ऐसा काम करो, खराब लगता है पैसा, किसको खराब लगता है, हम भी चाहते कि हमको भी पैसा मिल जाए,
बहुत सारे लोग हमको गलियाते भी हैं कि अरे ये तो ऐसी बात करता है, हमको मना करते हैं, ये मना करते हैं। लेकिन अंदर से एक फीलिंग मुझे आती है, अंदर से मेरी सोच ये है कि अगर मैं सही को सही नहीं बोल पाऊंगा, गलत को गलत नहीं बोल पाऊंगा, हालांकि ये ज़रूर है कि सब कुछ आदमी सब कुछ नहीं बोल पाएगा, जी लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल गलत को, जो गलत हो रहा है हमारे आगे और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। और जी छात्र संघ, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ कि हम तो अपने आप को खुशनसीब समझें कि यहाँ पर छात्र संघ हो रहा है, जी उन छात्रों का क्या होगा, वो जो उन नर्सरी को नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे बड़ी विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ छात्र संघ नहीं होता है, हम्म, वो उस नर्सरी को नहीं समझ पाएंगे। वो छात्रों की क्या समस्याएं हैं, वो कैसे वो लोग निपटते होंगे, वहाँ लीडरशिप कैसे जनरेट होती होगी, ये देखिए ना कितनी बड़ी एक तरीके से बड़ी समस्या, विडंबना है वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते कि हम छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं। जी और उसके बाद अगर आप सौभाग्यशाली होने के बाद अगर मैं अपने फ़ायदे के लिए तमाम सारी चीज़ें करूं, तो देखिए सब लोगों का मैं देखता हूं कि बाद में मैं एनालिसिस ज़रूर करता हूं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये देखता रहते हैं। जी जैसे वो लोग हमें भी देखते होंगे, जी भले हम कुछ नहीं बन पाए, अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ बन पाएँ, जी भाग पाएँ, दौड़ पाएँ, लेकिन इस पृष्ठभूमि के साथ कि जो मैंने प्रोफ़ेशन चुना था, जी आज मैं उसी पे कायम हूँ। मैं इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जी जो जहाँ हूँ वहाँ हूँ। हाँ, ठीक है, आप काम करिए, कोई भी काम करता है, करना भी चाहिए, जी क्योंकि भई आपकी गाड़ी चलने के लिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए ईमानदारी का पैसा होना ज़रूरी है। जी बेईमानी का पैसा अगर आपको मिलेगा, तो आप जब सोएंगे रात को, तो आपको नींद नहीं आएगी, कुछ समय तक बेईमानी का पैसा रहता है और वो चले भी जाता है। जी ऐसा मैं सोचता हूँ जी व्यक्तिगत तौर पर, जी ये मेरी बात है। जी तो ये बड़ी बात आपने कही कि कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर नहीं आना चाहिए। जैसा कि भाजपा एक बड़ी अनुशासित पार्टी है, आप अभी दावेदारी में हैं, कल को आपको यदि चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देती है, दो परिस्थितियां होंगी, पार्टी या तो देगी या तो नहीं देगी। यदि दे देती है तो फिर आपके सामने एक परिस्थिति है, जैसा आप अभी कह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ तो ये परिस्थितियां हैं। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं पिछले 10 सालों का गणित भाजपा के भीतर, कि भाजपा जीतने के बाद उसको यदि स्टेट में कुछ कर रहा है, कोई भी विधायक कुछ कर रहा है, तो उसको अनिवार्य रूप से कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने ऐसा किया, या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर किया। उसका अपना विजन, उसका अपना विचार, उसका अपना काम हम देख रहे हैं कि बहुत पीछे छूट जा रहा है। तो एक परिस्थिति तो आपकी ये है कि उसके बाद आपको गौण होकर के रहना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है आज की परिस्थिति में। दूसरी तरफ यदि नहीं मिलता है तो एक अनुशासित पार्टी के बहुत ही अनुशासित सिपाही की तरह आपको चुपचाप जो भी तय करेगी पार्टी, उनके लिए काम करना होगा। तो यदि मिलता है आपको तो आपका जो रुख होगा वो किस तरह का होगा, और नहीं मिलता है तो आपका रुख किस तरह का होगा। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि कोई अगर टिकट मिलता है, जी तो टिकट अगर मिलता है जी और नहीं मिलता है, मैं दोनों चीज़ों में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस आशा उम्मीद के साथ जी गांव-गांव, घर-घर अगर जाने की कोशिश है, तो जी इसी उम्मीद आशा के साथ है कि कल हमें टिकट मिलेगा। जी ये ज़रूर हम लोग जानते हैं कि देखिए, आशा, उम्मीद, ये तमाम सारी चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, जी बनी रहनी चाहिए। जी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैं रहता हूँ बिल्कुल अपने जीवन में, जी और सीमित संसाधन भी होंगे तो तब भी हम लोग चल पड़ते हैं। मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ में रहता हूँ लाइफ में। जी मैं नेगेटिव सोच के साथ नहीं रहता कि कल नहीं होगा। जी मैं आज भी सोच रहा हूँ कि क्या पता कल पॉजिटिव होगा, जी कल नहीं होगा, परसों होगा। तो जी रोज़ पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात आपने कही कि फिर आपका विज़न कैसा होगा कि हम जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहेंगे। जी देखिए, आप इस चीज़ से तो हम डिनाई नहीं कर सकते नहीं, हैं। वो कहना एक बात है, आप उनके निर्देश में जो कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन जो दूसरी बात है कि यदि उन्होंने कुछ कह दिया है तो उसके अनुपालन में आपने कुछ कहना ही नहीं है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि अंकिता भंडारी
अभी तक मुझे नहीं मालूम कि आप उस विषय पर क्या सोचते हैं, लेकिन उस विषय पर कोई नेता बोलने को तक तैयार नहीं हुआ है। ऐसे ही तमाम सारी जो दिक्कतें हैं, आम आदमी की जो परेशानी है, उसमें हम देख रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो अपनी जवाबदेही से ही कतरा रहे हैं। आप किस जवाबदेही के स्तर पर कहाँ खड़े होंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर हम लोग ये जी। कहना चाहते हैं, अभी जैसे आपने सवाल भी उठाया, जी। आप लोगों ने देखा भी, शायद अगर देखा हो या नहीं देखा हो, जिस दिन पोस्टमार्टम होने की बात भी हुई थी, जी। हम लोग यहाँ पहुंचे कि भाई जब तक तमाम सारी चीज़ें नहीं हो जाती तब तक एक तरीके से हमको बॉडी दे दीजिए। जी। उस दिन हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे। हम लोगों ने चक्का जाम लगाया, तकरीबन मलेथा से आगे तक चक्का जाम हुआ। यात्रियों के साथ ही हमारी लड़ाई हो गई जी। कि भाई तुमने क्यों चक्का जाम लगाया है। तो हमने उस दिन भी उनके पास विषय रखा। वो तमाम सारी चीज़ें अगर वीडियो फुटेज दिखाने होंगे हम आप लोगों तक भी पहुंचा देंगे। जी। और दूसरी बात रही, देखिए, न्याय दिलाने की बात या न्याय मिलने की बात, हमारी हमेशा ये प्रयास रहा है। देखिए, निर्भया हत्याकांड हुआ दिल्ली में, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस समय, और उस समय हम लोगों ने कहा कि ऐसी अगर निर्मम हत्या उस बहन की हुई है, बच्ची की हुई है, ऐसी हत्याएं, ऐसा जो दुष्कर्म उन्होंने किया उन तमाम सारे लोगों को, हालांकि बहुत देर के बाद उनको फांसी की सज़ा मिली, लेकिन हम लोग उस समय भी सड़क पे हैं और अभी भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उस लड़की को न्याय मिले। बाकी बात यह है कि देखिए, उनके घर तक हम लोग पहुँचे, ये बात आज आप लोगों के बीच में हम लोग रिवील कर रहे हैं जी। कि उनके घर तक हम लोग पहुँचे। क्या हम लोगों ने मदद की, उसको कहना ठीक नहीं है। जो भी हम लोगों ने बात कही, तब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम उनके घर तक भी पहुँचे ताकि वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं उसमें उनको थोड़ा फिजिबिलिटी रहे और वो केस में उनकी थोड़ी बहुत मदद हो पाए। जितनी हमारी वक़्त होगी, जितनी हमारी हैसियत होगी, उतनी हम लोग मदद कर पाएंगे। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए, जो गलत है उसका निर्णय होना चाहिए। जो भी चीज़ें गलत है, चाहे वो किसी भी एंगल से, उन गलत चीज़ों का एक तरीके से पर्दाफाश भी होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने दुष्कर्म किया है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, वो सलाखों के पीछे नहीं, उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाना चाहिए। हम भी कह रहे हैं इस बात, ये मेरी बात है। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे थे कि अगर नहीं होगा, मैं आज आशान्वित हूँ। हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही मैं सोच सकता हूँ। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि एक युवा जोश को, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो एक तरीके से अनुभव बनाम युवा जोश की तरफ दिख रही है हमको, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि टिकट तय करना तो हाईकमान का ही काम है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से मत सोचिए इस बात को। ये हमारे सोचने पर, यदि, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कि हाईकमान तय करता है, यदि वो हाईकमान कोई 1% यदि कोताही करता है आपको टिकट देने से, तो आपका क्या रहेगा, डिसीजन क्या रहेगा? मैं पार्टी फोरम पर ये बात कहना चाहता हूँ, हम भी जानते हैं, हम कार्यकर्ता है पार्टी के, और पार्टी ने जब हमें मौका दिया, जब भी, जैसे हमको कहा कि हमीरपुर जाना है, 33 दिनों तक वहाँ ड्यूटी दी और 33 दिनों तक हम वहीं मौजूद रहे। उस समय अनुराग ठाकुर जी वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी नदौड़ विधानसभा में, जो विधानसभा हमने कभी देखी नहीं थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, नदौड़ विधानसभा की एक तरीके से प्रभारी होने के नाते हम वहाँ पर पहुँचे, 33 दिनों तक वहाँ पर रहे। तो पार्टी फोरम भी ये जानते हैं कि ये भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं। हमको कहा बद्रीनाथ जाना है, हम बद्रीनाथ पहुँच गए। हमको कहा कि केदारनाथ जाना है, हम केदारनाथ गए। उससे पहले हमको कहा सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव है वहाँ जाना है, हम वहाँ पर पहुँचे। तो जहाँ पार्टी ने कहा, जैसे विद्यार्थी परिषद में रहे तो उस समय हमको कहा कि केरला जाना है, हम केरला पहुँचेंगे। वहाँ पर जो भी तमाम घटनाएं हुई होंगी उनके खिलाफ अगर एजिटेशन करने पहुँचना है, हम वहाँ जाएंगे। हमको कहा कि अभी जैसे तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता गई है, तो हम 2018 में भी वहाँ पर पहुँचे थे। जो तमाम सारी अराजकताएं वहाँ पर ममता बनर्जी कर रही, तो उस समय भी राजेश सरकार और तपन बर्मन, 2 लड़के, विद्यालयी लड़के, स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को मार दिया। विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट किया, देश भर का स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचा। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इस बात का दावा कर रहा हूँ कि जहाँ संगठन ने हमें भेजा, जितना, देखिए, जिनका सफर ज़्यादा होगा, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, उन पे अनुभव ज़्यादा होगा, उनका कार्यक्षेत्र ज़्यादा होगा, उनका अनुभव ज़्यादा होगा। लेकिन जितना मेरा अनुभव होगा, जितना मेरा कार्यक्षेत्र होगा, उस हद तक हम लोग पहुँचने की कोशिश की है
और ऐसा भी मैं आप लोगों से कहना चाह या दर्शकों से मैं बताना चाहता हूँ, दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी अपसेंट हम लोगों ने कभी नहीं लगाई है। जी कोई भी इलेक्शन रहा होगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलेक्शन रहा होगा, उसमें अपनी अटेंडेंस, और केवल अटेंडेंस भर मात्र नहीं, पूरे इलेक्शन तक की जिम्मेदारी जो हमको मिली होगी, हमने हमेशा उसमें मेहनत के साथ अपना एक तरीके से 100% दिया होगा। जी ये आप कैसे भी आप लोग एनालिसिस करके पूछ लीजिए। दूसरी बात, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है कि भाई निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदारी से हम लोग काम करनी चाहिए। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अगर बर्बाद हो रहे हैं या फिर अगर अपने आप को कुछ कहते हैं, तो बर्बाद अगर हो रहे हैं तो सच बोल करके हो रहे हैं। तो खुशी मुझे इस बात की है कि अगर सच बोल करके कोई बात हो जा रही है, दूसरे को ख़राब भी लग रही है, पर अगर हम सच बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर विधानसभा में भी देखा जाए या नगर निगम के चुनाव में भी देखा जाए, इससे पहले नगर पालिकाओं के चुनाव को देखा जाए, पंचायत चुनाव को देखा जाए, जिस भी पदाधिकारी को टिकट मिला, उस पदाधिकारी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके रहे। जी चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, जी चाहे वो प्रमुखों का चुनाव हो रहा हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, प्रधानों का चुनाव हो। बीजेपी पार्टी से अगर हम लोग हैं तो बीजेपी पार्टी से एसोसिएटेड जो भी बंदा होगा, हम उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी ईमानदारी से रहते हैं कि कार्यकर्ता से जो भी चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं रहता कि कोई 10 रुपये हमें दे देगा इसलिए हम प्रचार इनका करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छे से दिखा पाए, हम कितने अच्छे से इनके लिए वोट गैदर कर पाए, कि कोशिश करें कि वैसे तो उनकी मेहनत रहती ही होगी, वो करते ही हैं मेहनत जो भी कैंडिडेट होता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत हम भी कर दें कि एक तरीके से और उनको एडवांटेज मिल पाए। तो ये हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से, बहुत बार ऐसा देखने को भी मिलता है, कोई किधर रहता है कोई किधर रहता है, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना हालांकि राजनीति में एक तरीके से गलत भी है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि 10 बार झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, एक ही बार सच बोल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो सच बोल करके भी चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और पार्टी फोरम में, संगठन में जो जिम्मेदारी मिली, जहाँ जाने की बात हुई, जहाँ जाना होगा तो वहाँ हम लोग पहुँचे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2022 में जैसे इलेक्शन चल रहा था, तो मेरा भाई मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है जी, और यहाँ जन आशीर्वाद रैली हो रही है। जन आशीर्वाद रैली हुई, उसके बाद यहाँ तेजस्वी सूर्या साहब का कार्यक्रम हुआ। तेजस्वी सूर्या जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के और सांसद हैं वेस्ट बेंगलुरु से, तो उनका कार्यक्रम हमको मिला। उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे कुंदन लटवाल जी, और उस समय हमारे पास प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने हमको देहरादून के बाद हमें कार्यक्रम दिया और श्रीनगर में हमने तेजस्वी सूर्या जी को उतारा। तेजस्वी सूर्या जी आए, यहाँ पर पहुँचे, और बतौर, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही नौजवान है वो, और वो यहाँ पर पहुंचे यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए, और उसके बाद सीधे इलेक्शन था यहाँ पर विधानसभा का। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि संगठन ने भी तो हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी रखी कि देहरादून के बाद और कहीं कार्यक्रम नहीं हुआ, श्रीनगर में कार्यक्रम हुआ, तो मैं भी बड़ा शुक्रगुजार था अपने अध्यक्ष जी का, कुंदन भाई का भी, और तमाम सारे लोगों का भी, जिन्होंने की एक तरीके से हमको ये जिम्मेदारी दी थी। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। युवाओं की जब बात हो रही है तो हम इंगित करना चाहेंगे, अभी अभी अस्तित्व में आई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अस्तित्व में आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी से लाखों युवक इसलिए जुड़ गए कि वो पेपर लीक जैसे जो साल दर साल उनके साथ एक तरीके से हम कहेंगे हादसे हो रहे हैं, तो उन हादसों से आहत हैं, परेशान हैं, और घबराए हुए भी हैं कि आने वाले भविष्य को लेकर के घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। उन युवाओं के लिए आपका क्या सोचना है? आप क्या करने की चाहत रखते हैं? आप कैसे उनके पक्ष में खड़े होने की इच्छा रखते हैं? देखिए, आपने बड़ा सवाल पूछा, और मैं ये बात इसलिए बड़े संवेदनशील होने के नाते अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने एग्जाम की तैयारी की होगी, जिसने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपने आप को रखा होगा, वो ज़रूर जानता है उस पीड़ा को, क्योंकि दिन रात एक करके बहुत अलग अलग क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आज जैसे चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आते हैं कि भाई 4 में से एक आंसर
चूज करना है, जी वो कई बार ऐसा लगता है वो चारों आंसर एक तरीके से जो दिए गए हैं वो चारों सही लगते हैं, जी लेकिन वी ऑल हैव टू मेक सम एक्यूरेसी ओवर देयर, जी और उस एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत ही माइक्रो लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जी या यूं कहे कि नैनो फॉर्म में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और किताबों को बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने पढ़ाई की होगी उन्हीं लोगों को दुख है जब पेपर एक तरीके से लीक हो जाता है। जी तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम भी पेपर में बैठते थे, हम भी पेपर की तैयारी करते थे, और तैयारी करने के बाद पेपर क्रैक भी हम लोगों ने किए हैं, तो हमें भी मालूम है कि कितनी शिद्दत से, कितने एंगल से कोई क्वेश्चन बनता होगा जी और उसको एक तरीके से सॉल्व करना पड़ता होगा। पेपर लीक वाले मामले में हम लोग साफ तौर पर ये बात करना चाहते हैं कि 2024 में जब नीट की परीक्षा लीक हो गई थी, तो केंद्र सरकार को और केंद्रीय मंत्री जी से भी मैं बात ये रखना चाहता हूँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अगर हमारी बात कभी जाए जी या कहीं तक पहुंचे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कि जब 2024 में एनटीए, वो टेस्टिंग एजेंसी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जी पेपर लीक हो जाता है, तो 2025 वाला जो पेपर था, जो कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, जी 24 में जो पेपर होना चाहिए था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए था, आज 26 का इंतजार करना पड़ा, और 26 में भी पेपर लीक हो गया। जी ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, इससे हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जी बच्चों के भविष्य के साथ अगर कैसी भी ऐसी अगर आफत आन पड़ती है, हम बच्चों के साथ पहले खड़े मिलेंगे। जी ये बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ जी कि क्योंकि देखिए 22 लाख स्टूडेंट बैठा और 17 स्टूडेंट ने एक तरीके से आत्महत्या कर दी, जी और उसके बाद आप लोग देखिए फिर से 21 जून को अभी पेपर होने वाला है, जी और देखिए अगर देश भर के अंदर अगर इंडियन एयरफोर्स ही पेपर पहुंचाती रहेगी, जी तो कल अगर कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ा कोई मुठभेड़ हो गई, जैसे कारगिल में एक बड़ा युद्ध हो गया 99 में, जी अगर हमारे जो देश है, जो हमको वैसे भी हमें तोहफे में मिले दुश्मन देश, अगर उनके साथ हमारा अगर कोई सिचुएशन कुछ गड़बड़ा जाती है, तो इंडियन एयरफोर्स के लोग क्या करेंगे? पेपर पहुंचाएंगे पहले, कि पहले वहां पर लड़ने के लिए जाएंगे? हालांकि पहले तो देश सबसे पहले देश है, पेपर बाद में हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि जिन लड़कों का, जिन छात्रों का एडमिशन पहले हो जाना चाहिए था, जी जिनका परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अब वो 21 जून को फिर बैठेंगे, फिर कब उसका रिजल्ट आएगा। और अभी भी देखिए, हाँ ये ज़रूर है कि इस समय बहुत ही सुरक्षा के बड़े एक तरीके से इंतज़ाम सरकार के द्वारा किए गए हैं। जी इंडियन एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। हम तो ये बात बार बार कह रहे थे, देखिए डिसीजन तो लिया, लेकिन जिस दिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, ये सब लोग जानते, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कितनी गुंडागर्दी होती थी, क्या अराजकता होती थी, कितने जो बैलेट, तमाम सारी चीज़ों को लूट लिया जाता था। जी इस समय अगर आप लोग देखेंगे, वहाँ पर सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई, तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ऐसे टेस्ट सेंटर है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जानी चाहिए। पहले से हम लोग ये बात कर रहे थे जब हमने ये सुना कि 2026 का पेपर लीक हो चुका है। जी अब जैसे ये पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये मैं ये कहूँ कि ये टाइम पास करने वाले लोग हैं, इनको फेमस होना है। सोशल मीडिया का इतना दौर है कि आप सब लोग जानते हैं कौन रातों रात हिट हो जाएगा, कौन रातों रात फेमस हो जाएगा, जी ये हम सब लोग ज़रूर जानते हैं। लेकिन जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी, ये तमाम सारी पार्टियां हैं, इनके जो इकद्दे, तो आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, वो जो लड़का इसका फाउंडर, 2 करोड़ फॉलोअर, और रिसीव करने के लिए 2 लोग नहीं थे उसके पास, 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे शायद। और उसके बाद भी क्या हुआ कि कल आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो हम लोग देख रहे हैं, थप्पड़ थप्पड़ लगाया उस लड़के पे। देखिए, हम भी जान रहे हो संवेदनशीलता को, लेकिन एक मुद्दा अगर आप लोगों के पास आ गया, उसके कंक्लूजन तक, उसके सोल्यूशन तक भी हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। और हम लोग भी कह रहे हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए को एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि साफ तौर पर अभी हम लोग ये कहें कि जो फैमा है, जिन्होंने कि एक तरीके से रिट पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लताड़ लगाई, एनटीए पर लताड़ लगाई, सरकार को भी एक तरीके से बात कही कि भाई 2024 में जब हम लोगों ने कहा था, इसरो के जो चेयरमैन थे, कमेटी बनी थी, उनकी गाइडलाइंस भी उसमें आई, तमाम सारी बिंदुओं पर बात हुई, तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों नहीं शुरू किया गया है। और एनटीए को तो खास तौर पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एनटीए को तो जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ऑन ईयर इस बात को कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, हमारे रिलेटिव है वो, तो उन्होंने कहा कि हमको भैया फिर से तैयारी करने में कितना समय मिलेगा, ये तो हमारा बहुत भयानक प्रेशर हम लोगों को मिल गया कि दोबारा 21 जून को पेपर देने के लिए जाना है, जबकि मेरा पेपर ठीक हुआ था। क्यों?
तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। हम कहना चाहते हैं ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो फलाना ढिकाना जितनी पार्टी ये जो बन रही है, आप खुद बताइए ना, जिनको 4 लोग रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, फेसबुक पे 2 करोड़ फॉलोवर हैं, जंतर मंतर पे वो लोग पहुंचे और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 1000 लोग तो वहाँ मीडिया के लोग थे, 1000 लोग वहाँ यूट्यूबर्स मौजूद थे, उनके कौन लोग थे? हालांकि बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, जो गलत हो रहा है, जो पेपर लीक जैसी चीज़ें हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत शिद्दत से स्टूडेंट तैयारी करता है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने कहा सुबह हम लोग स्कूल जा रहे, फिर उसके बाद सीधे स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुँच जा रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म होता है 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे तक हम घर पहुँच रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर 10 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, तो सुबह 4 बजे तक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और फिर जब वो पेपर देने गए होंगे, ये एक दिन का वो नहीं है उनका टाइम टेबल, ये कई सालों से चल रहा है उनका टाइम टेबल, और तब उसके बाद जैसे वो पेपर सेंटर में पहुंच रहे, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप समझिए कि उनकी मनस्थिति कितनी खराब होगी। तो देखिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड सरकार में नकल विरोधी कानून आया है कि भाई उनको करोड़ों रुपए एक तो देना पड़ेगा, 10 साल की सजा होगी, और ये तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक स्ट्रिंजेंट आजीवन कारावास है, सॉरी उसमें आजीवन कारावास है और 10 करोड़ रुपए के तकरीबन पैसा देना होगा। तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जब तक, देखिए क्योंकि अगर कोई किसी से नहीं डर रहा तो न्यायपालिका से तो डरेगा। पर ऐसे कानून के बावजूद तो पॉलिटेक्निक में इस तरीके की घटना हो जाती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और उस घटना को कौन करता है? इसी राज्य के पुलिस विभाग का एक दरोगा करता है। वो आपने इंसिडेंट जरूर बताया जी, लेकिन आप लोगों ने उस लड़के का इंटरव्यू नहीं, आपने वो वीडियो फुटेज देखा? मैं एक इंसिडेंट की चर्चा कर रही हूँ, वो इंसिडेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक तो वो जो दारोगा है वो स्वयं मौके पे आता है, उसके साथ एक जूनियर इंजीनियर भी आता है, और वो जो बच्चा है उसमें कहीं खौफ नहीं दिखाई देता। उसका जो भी वीडियो फुटेज की आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो बच्चा है वो भी एक बात को जारी करता है उसके बाद कि भाई ये सब पूरी घटना मेरे साथ हुई थी। लेकिन वो जो पहले दिन की जो घटना पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंची, और सोशल मीडिया से भी अधिक वो जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो पहुंचा है, वो तो पूरे मामले को अपने आप ही बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने भी देखा जी, वीडियो फुटेज, वो लड़का चीटिंग कर रहा है, कैसे वो पीछे वाले लड़के से पूछ रहा है या देख रहा है, जो भी कर रहा है। जी, तो ये एक तरीके से शर्मनाक बात है। जी, ये हम कह रहे हैं इस बात को। उसके बाद जो पुलिस का जो कांडपाल या जो कंडवाल था, वो हाँ, कंडवाल, जो पुलिस वाले जो भाई हैं, जो सब इंस्पेक्टर थे या इंस्पेक्टर थे, उनका जो रवैया हम लोग देख रहे थे, और उसके बाद जो वीडियो फुटेज देखा, पुलिस ने या यूं कहें कि उस लड़के के पिताजी जो पुलिस में है, उन्होंने जैसे जैसा उस लड़के को समझाया वैसा वैसा वो लड़का एक तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। ये साफ तौर पर दिख रहा था। देखिए बॉडी लैंग्वेज आदमी की सब कुछ बता देती है। जरूरी नहीं है कि आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट ही होगा, लेकिन आपकी भाव भंगिमाएं बता देती हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो लड़का साफ तौर पर, फौरी तौर पर झूठ बोल रहा था। जी, बिल्कुल। हाँ, जहां तक उसकी बात है, चीटिंग हो रही है क्लास के अंदर, तो उन शिक्षकों पर भी एक तरीके से हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन शिक्षकों पर तो बात तब होगी ना, शिक्षकों ने तो पूरा काम किया है, उसमें उससे माफीनामा भी लिखवाया, उसको उसके करियर को देखते हुए माफीनामा लिखवा करके छोड़ा, लेकिन कार्रवाई तो की कुछ ना कुछ, उसको डराया, उसको समझाया, जो भी किया। शिक्षकों पर क्यों करना चाहते हैं? देखिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, जैसे शिक्षकों ने जो माफीनामा लिखवाया, हम ये कह रहे पहले ये चीटिंग जैसी जो चीज है, ये किसी के क्लास में किसी भी टाइम पीरियड पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी से अगर पढ़ाते तो एक्यूरेसी से स्टूडेंट लिखेगा। नहीं आता है उसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूरा नकल विहीन परीक्षाएं संपादित हो रही हैं? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात कहूँ, जब तक हम गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, जैसे आपने सवाल मुझसे पूछा, मेरा कहना यह है कि हम लोगों ने जब परीक्षा दी, जो पेपर में आया हमने उसका उत्तर लिखा। हमारे टाइम पर कोई ऐसी चीटिंग नहीं हुई है, और हमने जो भी पेपर लिखा, जो भी, बिल्कुल आप सबसे बिल्कुल इस तरीके से बेखौफ होकर के इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार क्या सुनने में आता था, वो फलानी टीचर से बात कर लो, इससे बात कर लो। हमने कभी किसी टीचर से बात नहीं की, कभी किसी से नहीं। मैं आपसे बिल्कुल और आप तो एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं, एक होनहार शिक्षक भी हैं,
सवाल ये है कि क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय में वर्तमान में जो परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, आप तक, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं, आप तक सब कुछ पहुंचता होगा, क्या पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं तीनों परिसरों में? जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है कि नकल, ये तमाम सारी चीज़ें शायद वहाँ पे नहीं हो रही हैं। जी वहाँ पे जैमर लगाने की बात उन्होंने बताई थी, जितना हमको जानकारी है, क्योंकि 19 के बाद तो हम कॉलेज में नहीं पहुँचे, 19 तक तो हम कॉलेज जाते रहते थे। जी हालांकि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जब होते हैं तो ज़रूर हम लोग पहुँचते हैं। जी 19 में हमारी PhD पूरी हो गई थी, जी हालांकि 18 में पूरी हो गई थी, लेकिन थोड़ा डिले, वो बहुत सारी वजह से हुआ, हमारे ऊपर मुकदमे थे तो वो जी थोड़ा डिले होता रहा। मतलब स्टूडेंट्स हित में हमने तमाम सारी जो मांग रखते थे और फिर जी उसके खिलाफ प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमा किया तो थोड़ा डिले हो गया। लेकिन हमारे टाइम पर तो कोई नकल जैसी चीज़ें नहीं होती थी। फेयर जी जो एग्ज़ाम होता है वो होता है। जी क्योंकि देखिए, आज तक कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कोई UPSC का पेपर हुआ, वहाँ पे चीटिंग हो गई। जी ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। समूह का सेंटर भी विश्वविद्यालय रहा होगा, चौरास परिसर में भी पेपर कंडक्ट कराए गए, CTET के पेपर हुए, TET के पेपर कंडक्ट हुए। जी कभी ऐसा नहीं हुआ B.Ed का एग्ज़ाम कभी लीक हो गया हो, ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जी और फेयर फेयर एग्ज़ाम होता है हमेशा गढ़वाल विश्वविद्यालय में, ऐसा मैं कहता हूँ। आज क्या हो रहा है ये आज मुझे नहीं पता, पर जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जी अब जैसे जैमर की बात है, परसों हम लोग सुन रहे थे, UPSC का एग्ज़ाम था, सारे परिसरों से लेकर के क्या स्कूल तक में जहाँ जहाँ टेस्ट सेंटर थे वहाँ एक तरीके से जैमर लगाई दिए गए ताकि कुछ भी कोई गलत एक्टिविटी ना हो। तो हम भी चाहते हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के आता होगा उसका मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल और जो फर्जी तरीके से चीज़ों को चाहता होगा वो एक तरीके से उसका खात्मा होना चाहिए। वो लड़का एक तरीके से या लड़की जो भी है जो जी गलत काम कर रहा है उसको एक तरीके से डिबाडी होना चाहिए, या एक तरीके से वो ना निकले उस परीक्षा में। ये जी मेरी बात है। जी तो जैसा कि अभी सुधीर जी ने बताया कि जैमर लगाने की बात हो रही है और अन्य जो आधुनिकतम उपकरण हैं उनकी बातचीत हो रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पौड़ी परिसर से मैं सीधे तौर पर मैंने देखने की कोशिश की है, तो वहाँ पर जब परीक्षाएं संपन्न होती हैं तो वहाँ पर एक जो वॉशरूम की जो सुविधा है वो तक एक मतलब जो है वो बयां करने योग्य नहीं है। इस तरीके की परिस्थितियां हैं। जो शिक्षक हैं वो उनके पास एक पंखा नहीं है। जिन विभागों में वॉशरूम है तो वहां पर एक चिटकनी तक नहीं लगाई गई है वर्षों वर्षों से। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनके साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। और मेरे सुनने में यहाँ तक आया है कि कई सारी जो परीक्षाएं होती हैं वो इस तरीके से भी होती हैं कि विद्यार्थी मोबाइल से देख करके सब कुछ कर चुका होता है। तो ये इस तरीके की जो नकल विहीन व्यवस्थाएं चल रही हैं इस राज्य के भीतर, हालांकि ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हमने बात की, ये केंद्र के अधीन है, लेकिन हमारे पास ये जो नकल को लेकर के किसी तरीके का अभी तक साक्ष्य नहीं है। जो भी बात है वो सुनी सुनाई है, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके हम चश्मदीद हैं। तो सुधीर जी, ये सारी बातें आपसे हो गई। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप एक होनहार छात्र रहे हैं। आप आपकी जो दृष्टि है वो पूरी बातचीत में उभर करके आई है। यदि आपको टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो निसंदेह एक जोश से भरा युवा नेता इस विधानसभा को मिलने वाला है। लेकिन जो चुनाव का जो खेल है, आपने जो कहा कि संख्या बल के साथ जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है चुनाव को जीतने का, वो है पैसा। और जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, हमको जो जानकारी है कि आपने ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई को सुचारू किया और उसके बाद आप बहुत सामान्य तरीके से जीवन जीते हुए आगे बढ़े हैं। ये जो पैसे की बाध्यता है उसको आप किस तरह से तोड़ोगे? देखिए, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है जी और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में ही रखना चाहता हूँ कि देखिए, जिस दिन मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जी तो उस दिन भी ट्यूशन के पैसे कुछ थे अपने पास, जी और कोशिश करी कि घर से कोई पैसा नहीं लेना है। जी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और उस समय शायद मेरे पे 30-32 हज़ार रुपये मेरे पास थे, जी और वो भी ट्यूशन से पैसे जो मेरे पास थे। मैंने कहा इतने में चुनाव लड़ूंगा। जी हमने कहा शराब नहीं पिलानी है तो शराब नहीं पिलाई, जी और फिर हमने कहा कि बाइक रैली होती थी उस टाइम पर, जी
तो हमने कहा बाइक रैली तो मैं नहीं कराऊंगा, अच्छा। हमने कहा पैदल मार्च होगा। तो देखिए सीमित संसाधनों में जब आप स्टूडेंट के कैंडिडेट बनेंगे ना, स्टूडेंट आपको जिताएगा। जी। और हम लोगों ने एक बात तो बिल्कुल मनस्थिति बनाई है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, ये भी हम भी जान रहे हैं, इसको नकारना मतलब एक तरीके से जुटलाने वाली बात है। जी। लेकिन जहाँ तक बात है, हम सब लोग ये देखें कि अभी पश्चिम बंगाल में हमसे छोटे छोटे लड़के चुनाव जीत गए। जी। अब वो आप ये भी कह सकते हैं कि जी वो गंगा के पानी में सब लोग एक तरीके से तरने वाली बात है, जी। ऐसा भी नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम लोग जनता के कैंडिडेट बनेंगे तो जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जो एक तरीके से हमारे साथ मदद करने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, अगर हमारा मोटिव क्लियर है, जी। अगर दिमाग में बिठा रखा है कि चुनाव जीतना है और पैसे कमाना है, तो मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ मत दीजिए। जी। जनता के बीच में रह करके अगर हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर काम कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आज भी, कि देखिए जो 6-6 बार 10-10 बार जीत चुके हैं, उनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है। उनके खिलाफ क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पा रही है? क्योंकि सचमुच में वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं। जैसे हमारा प्रेम्बल कह रहा है, फॉर द पीपल, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। तो जी। हम भी ये बात कहना चाहते हैं आप सब लोगों से कि भाई जनता जनार्दन के लिए अगर हम लोग मन से काम करने की स्थिति में होंगे, घर भरने की स्थिति में नहीं होंगे, तो जनता मेरे साथ होगी। और जनता से भी हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि देखिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर फोरम पर काम किया है। जी। हाँ उम्र छोटी हो सकती है हमारी ज़रूर, लेकिन तमाम सारे जो मुश्किलें हैं, तमाम सारे जो एक तरीके से समस्याएं हैं, उन तमाम सारी चीज़ों को हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। जी। और देखिए उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में रोटी है, किसी के मुंह में बोटी है। जी। किसी के हाथ में रोटी है, किसी के मुंह में बोटी है। जानता मैं बहुत कुछ हूँ, हालांकि उम्र मेरी छोटी है। जी। तो उम्र हमारी छोटी होगी उन तमाम सारे लोगों के खिलाफ, जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जानते, जी। ऐसा भी है। देखिए अभी आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा, इंडियन प्रीमियर लीग अभी जी। खत्म हुई। किसने सोचा था कि 15 साल का नौजवान एक लड़का वैभव सूर्यवंशी, मिशेल स्टार्क जैसा बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 बॉलर, जी। बुमराह जैसे बॉलर जो नंबर 1 बॉलर है, मतलब जिनको खेलना कितना असंभव है, जी। हेजलवुड जैसा खिलाड़ी जब बॉल फेंक रहा है, होल्डर जैसा खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है, और वो पहली बॉल में शॉट मार के छक्का मार रहा है लड़का, जी। और सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया उस लड़के ने, बिल्कुल। है ना। और आप लोगों ने देखा कितनी कम उम्र है। तो मैंने कहा कि राजनीति में संख्या बल खेल जरूर है, जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि राजनीति में पदार्पण करना तब संख्या बल का खेल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संविधान हम लोगों को कहता है कि 25 साल के बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जी। तो आप देखिए हमारी उम्र तो बहुत कुछ हो गई, और बहुत सारे लड़के अभी देखिए वो मैथिली ठाकुर, वो 25 साल की लड़की है, हालांकि वो कलाकार बहुत अच्छी है, जी। बहुत बड़ा नाम उनका है देश भर के अंदर। 25 साल की लड़की आज विधानसभा में पहुंच गई बिहार के अंदर। मेरे से जो छोटे लड़के हैं, आज सुजीत पासवान जैसा लड़का मेरे साथ प्रदेश मंत्री था, हालांकि वो उम्र में छोटा, आज विधानसभा में पहुंच गया है। जी। तो मतलब मेरा कहना यह है जी। कि देखिए जनता जनार्दन अगर हमारे साथ होगी तो पैसा भी मायने रखता है, लेकिन जनता का समर्थन अगर हमारे साथ हो तो पैसा कोई कितना भी खर्च कर ले, कितना भी, तो शायद उनके तमाम सारे जो इरादे हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। जी। तो मेरा कहना है कि जनता जनार्दन लोग अगर हमारे साथ है, हमारी सोच अगर ठीक है, तो जो जनता जरूर हमारे साथ आएगी। पीछे एनालिसिस जरूर करिए। अगर हम छात्र संघ में पहुंचे तो आज भी कोई ठेकेदारी नहीं की, आज भी हम शराब के ठेके में नहीं पहुंचे, आज भी अभी कभी हमने गुंडागर्दी करने की कोशिश नहीं करी, कभी किसी पे इस तरीके से अभिमान नहीं जताया कि हम ये बन गए तो ये हो गया। ठीक है ना, कोई किसी दिन हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे उस दिन थे, फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद में जो जिम्मेदारी मिली हम उसको करने में लग गए, फिर हमको कहा कि आपने यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हम वहाँ घूमते रहे। हाँ आज ये बात जरूर है कि उनके दृष्टिकोण से हमने अभी विधानसभा को उस तरीके से नहीं नापा होगा जिस तरीके से उन्होंने नापा होगा, लेकिन जब हमको जहाँ भेजा गया हमने वहाँ की दुनिया देखी। जैसे हमको हिमाचल भेजा गया, मैं पहली बार हिमाचल पहुंचा था, मतलब पहले तो गया था पर, लेकिन हमारा नदौड़ विधानसभा हमको मिली जहाँ के सुखविंदर सुक्खू, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री है, और वही विधानसभा मुझे मिली थी। उस पूरी विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मुझे वहां जाने का मौका मिला। हम 33 दिन तक वहां रहे, तो जब हम वहां की ज्योग्राफी को 33 दिन में समझ गए, तो विधानसभा में घूम करके यहाँ के लोगों की बातें हम क्यों नहीं सुन पाएंगे, यहाँ की ज्योग्राफी को क्यों नहीं समझ पाएंगे, यहाँ की समस्याओं को क्यों नहीं समझ पाएंगे। तो बात यह है
कि जनता का कैंडिडेट अगर अगर हम लोग बन जाएंगे तो ज़रूर वो तमाम सारी बाधाएं आर्थिकी तौर पर जो हो सकती हैं वो ज़रूर दूर होंगी। क्योंकि मैं देखिए 1977 में चुनाव हुआ और जब जनता का कैंडिडेट बने वो तमाम सारे लोग, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान साहब हो, चाहे उसमें शरद यादव हो, चाहे उसमें तमाम जो लोग हैं, जो नामचीन लोग जो आप लोग देखेंगे, शरद यादव, ये तमाम सारे लोग जब जेपी मूवमेंट के निकले हुए जो लोग हैं, ये जनता के कौन बोल सकता था कि 25-25, 26-26 साल के लड़के सांसद बन जाएंगे, और वो सांसद बन गए। तो बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं कि आज हम सब्जेक्ट्स पर बात करना चाहते हैं, आज हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करना चाहते हैं, आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बात करना चाहते हैं, आज हम सब चीज़ों पर ये बात करना चाहते हैं कि देखिए सरकार कर रही है काम, लेकिन उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। बार बार हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन होना चाहिए। कई साल हो गए, सब लोगों को मौका मिला है, सब लोगों ने काम भी किया होगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, सब लोगों ने काम किया होगा। लेकिन आज जो चीज़ें, मैं बार बार इस बात कहता हूँ कि जो ग्राफिक एरा जो परसों बना हुआ, आज वो तमाम सारे सब्जेक्ट चल पाते हैं। आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर रोजगार परक चीज़ें हो पा रही हैं, आज पूरा हिमाचल प्रदेश के अंदर कमर्शियल क्रॉप उगाई जा रही हैं। कमर्शियल क्रॉप मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया रोज हम देख रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर अगर आप लोग देखिए सुअर की समस्या सबसे ज़्यादा, बंदरों की समस्या सबसे ज़्यादा, फसलें हो रही हैं उसके बाद वो खराब हो जा रही है जंगली जानवरों की वजह से। लेकिन अगर कमर्शियल क्रॉप पर अगर हम लोग जाएँ, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग टीला पहुँचे थे, सबसे ज़्यादा अगर आलू होता है तो टीला में होता है, और वहाँ पलायन बिल्कुल नहीं है। तो अगर कमर्शियल क्रॉप्स अगर हमारे पास होंगे, कैश क्रॉप हमारे पास होंगे, आप लोग चमोली के अंदर दूरस्थ क्षेत्र में भी जाएंगे, चाहे ठंडे इलाके हैं, चाहे वो सलू डूंगरा का इलाका होगा, गणई का इलाका होगा, मोल्टा का इलाका होगा, तो यहाँ पर बहुतायत संख्या में क्विंटलों, वो कह रहे थे, मैं पहुंचा वहां पर तो उन्होंने कहा भैया हमने पिछले साल 400 क्विंटल बेचा है, एक ने कहा हमने 1000 क्विंटल बेचा है, तो वो उनकी हजारों क्विंटल बेचने की क्षमता वहां पर है। तो रोजगार परक अगर हम लोग व्यवसाय करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोग करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश का सेब पूरी दुनिया में फेमस। आज श्रीनगर के अंदर जहां हम रहते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश एप्पल देखेंगे आप, उन पेटियों में लिखा हुआ। आज हमारे पास उत्तराखंड एप्पल का कोई सेब कोई पेटी मुश्किल से दिखाई देती है अर्सिल की, और शायद हमको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हम लोग कमर्शियल क्रॉप पर जाने की बात करेंगे, हम उन तमाम सारे किसानों के साथ अगर खड़े मिलेंगे, आज इतने खेत बंजर पड़ गए हैं, अगर उन तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई आओ आपके खेतों को हम लोग आबाद करते हैं, हम लोग फूल उगाने की बात करते हैं, फ्लावरिंग करने की बात करते हैं। आज फूल माला कितने रुपए की बिक रही है? 40-50 रुपए की एक छोटी सी फूल माला बिक रही है। तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग ये कहना चाहते हैं, इस जो हमारी अभी देखिए कुछ सालों के बाद उम्र बढ़ती रहती है, और वो तमाम सारी चीज़ें ज़रूर तजुर्बा बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर मौका इस उम्र में मिलता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक तरीके से कर पाएंगे। इतनी मैं सोच समझ के साथ बात कह सकता हूँ, ये मेरी सोच है। बिहार का जो चुनाव था उसने आपकी जो उम्मीद थी उसको और नई रोशनी दी है कहीं ना कहीं, जब आपने बहुत कम उम्र के युवाओं को वहां जीतते हुए देखा है, सांसद बनते हुए देखा है, ऐसा है? देखिए सब जगह अगर आप लोग देखें, किसको ये था कि एक लड़का जो कि वेस्ट बेंगलुरु में रहता है, मीडिया का काम देखता है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दे दिया, वो भी उस सीट पर जहाँ पे अनंत सिंह साहब, उनकी हालांकि डेथ हुई थी और उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिलना था। अनंत सिंह साहब बीजेपी के बड़े लीडर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के में कुछ चीजें देखी और बीजेपी पार्टी ने तेजस्वी सूर्या को टिकट दे दिया। ये बात में इसलिए मैंने कहा ना, मैं पॉजिटिव सोच के साथ रहता हूँ, आशान्वित रहता हूँ कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, और उस थॉट के साथ में रहता हूँ कि क्या पता कल अच्छा मेरे साथ भी हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को ही अपनी बात से जोड़ती हूँ। जितने तमाम सारे नाम आपने लिए, आपने पहले अपनी बातचीत में बताया कि आप संगठन के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, और छात्र राजनीति से लेकर के तमाम जो ओहदे आपने संभाले, वहां आपने बहुत अनुशासन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ संगठन का काम किया। और ये जितने तमाम सारे नाम हैं वो एक तरीके से पैराशूट प्रत्याशी की तरह से आए। तो क्या लगता है आपको कि क्या संगठन के लिए इतनी जद्दोजहद से काम करने वाले युवा को भी उसी ईमानदारी के साथ शामिल कर लिया जाएगा, उसकी दावेदारी को इतना महत्व दिया जाएगा
जितना कि जिताऊ कैंडिडेट के रूप में पैराशूट प्रत्याशी को दिया गया है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट कौन होगा, क्या होगा, इस पर ज़रूर बात होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरा साफ तौर पर ये कहना है जी कि देखिए, पैराशूट कैंडिडेट, और मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात कहूँ, हमने कहा ना कि हम सिलसिलेवार तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश में लगे हैं और धीरे धीरे स्टेप वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश भी हमने की है। ऐसा भी नहीं है कि हमने विधानसभा के चुनावों को कभी नहीं देखा है, हमने नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती चुनावों को कभी नहीं देखा है। अपनी अटेंडेंस सब जगह लगाई है। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी हमेशा उसको निभाने की कोशिश की है, जो बोला है उसको किया है, कोशिश की है कि उस पर भी उसको हम 100%, देखिए कोई करता है नहीं कर पाता, पर कोशिश करी कि हम 100% तक तो पहुंच पाए। तो बात यह है कि संगठन ज़रूर देखता है, 100% मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, कभी डिनाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संगठन में मैंने देखा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ तक भी पहुंचे तो संगठन ने तो देखा मुझे कि भाई यहाँ भेज सकते हैं इस लड़के को, तो इसलिए संगठन ने मुझे वहां भेजा। संगठन ने हमको विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी, हमको कहा कि केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है, सल्ट का चुनाव हो रहा है, हम सल्ट भागे। हमने उत्तराखंड में रहते हुए सल्ट नहीं देखा था, लेकिन हमने चुनाव के दौरान सल्ट को पूरा देख दिया। सल्ट विधानसभा जो कि अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आती है, जो विधानसभा है, हम पूरी जगह घूम गए, तो उस ज्योग्राफी को समझे, वहाँ के लोगों को समझे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि संगठन जरूर देखता है। इसी उम्मीद के साथ में रहता हूँ कि हम अच्छा करते रहे और किसी न किसी दिन अच्छा होगा, यही मैं समझता हूँ लाइफ में, और इसी कोशिश में रहता हूँ कि मेहनत करूंगा तो किसी दिन रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। जी, तो ये सारी बातचीत हुई हमारी युवा जोश से भरे हुए डॉक्टर सुधीर जोशी से, जो 38 नंबर विधानसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी में जुटे हुए हैं और तमाम क्षेत्र के जो तमाम गांव हैं उनको घूम रहे हैं, लोगों के बीच बता रहे हैं। वर्तमान में आप उस राज्य के विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं जहां एक साथ दो तरीके की घटनाएं होती हैं। एक तरफ तो प्रतापनगर में एक घटना घटित हुई है जहां केतन लाल नाम के एक 20 वर्षीय युवक की मौत हुई है, जहां पूरा प्रचार में ये बात आई है कि एक दलित युवक की हत्या हुई है। और ये प्रचार ही नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस निर्ममता से केतन को मारा गया है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो भावना थी वो बड़ी बलवती भावना थी कि एक सवर्ण की लड़की की तरफ एक दलित युवक ने आंख उठा करके भी कैसे देख लिया। वहीं दूसरी तरफ एक विकासनगर की तरफ एक घटना होती है, वहां पर क्या होता है कि जैसे घटना घटित होती है उसके कुछ घंटों के भीतर मुख्यमंत्री जी का बयान दिया जाता है और वहां जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, आगजनी हो जाती है, ये सारी बातें होती हैं। आप उस विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं जहां जातीयता का फैक्टर बड़ा मजबूत है। वहां हमने देखा है कि जातीयता के आधार पर वो वाला पासा फेंक करके चुनाव जीता जा सकता है, या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें भी श्रीनगर शहर के भीतर हम लगातार देख रहे हैं कि मजबूत होती जा रही हैं। कैसे आप देखते हैं अपने चुनाव को? क्या जीतने के लिए आप भी इन हथकंडों को अपनाने वाले हैं या रखने वाले हैं, या इससे दूरी बनाए रखेंगे? मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है जी। और आपकी आइडेंटिटी कैसी है। जी। देखिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप ऐसा गड्ढमड चीजें करते हैं जी। तो ये कुछ समय तक जरूर चलती है। मैं साफ तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपकी आइडेंटिटी है कि ये दोनों तरफ रहने वाले लोग हैं, तो आपको बोलेंगे अरे ये तो ऐसी है। अगर आप एक तरफ रहेंगे तो हालांकि हम जानते हैं कि दूसरी साइड वाले आपको जरूर कुछ बात गलत कहेंगे, लेकिन आपकी तटस्थता रहनी चाहिए एक तरफ रहने की। तो मेरी तटस्थता यह है, देखिए जो आपने कहा हथकंडा, मुझे कोई हथकंडा नहीं अपनाना है। हमारी आज भी अगर पहचान है तो सबको ये जरूर मालूम होगा कि हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, और कई बार मुझे लगता है कि अगर हम बर्बाद भी हो जाएंगे सही को सही कहने में, गलत को गलत कहने में, तो मुझे कोई गुरेज भी नहीं होगा। दो घटनाएं हैं, आपने कहा कि प्रतापनगर की घटना है और एक विकासनगर की घटना है, दोनों पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मैं अभी भी कह रहा हूं, एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये बात मैं आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब की जो फैन फॉलोइंग है, जी विकास दुबे वो तो मुसलमान नहीं था, विकास दुबे हिंदू था। जी महिंद्रा वालों ने कहा भाई साहब हमारी गाड़ी पलट ही नहीं सकती है, जी लेकिन टीयूवी 300 पलट गई और उसके बाद विकास दुबे को इनकाउंटर में मार दिया। जी तो वहां पर गलती की कोई भी ये जातीय समीकरण नहीं बैठता है। वहां आप अपराधी हैं तो आप अपराधी हैं, आप चाहे किसी भी दल के हो। जी और ये बात, एक और बात मैं बता देना चाहता हूं आपसे, आगरा में भी ऐसे ही होता था। वहां पे खनन होता था तो वहां के जो सांसद थे, ये बात ऑन ईयर बता रहा हूं मैं आपको, जी और उन्होंने, उनके जो लोग थे जी वो रोज क्या करते थे, ट्रक ड्राइवरों से पैसा ले लेते थे। जी वो इतने परेशान हो गए ट्रक ड्राइवर, वो एक दिन योगी आदित्यनाथ साहब के पास पहुंच गए। जी उन्होंने कहा जी आप ही की पार्टी का है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज वहीं रहना। योगी आदित्यनाथ ऑन स्पॉट पहुंच गए, ऑन द स्पॉट। जी वही सब हो रहा था। उन्होंने कहा उस सांसद को या तो अभी गिरफ्तार करना है या कल गिरफ्तार करना है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ही पार्टी के सांसद को नहीं बख्शा। जी अगर हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से चल पड़ेगा तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, हमको एक तरफ रहने वाला जो विचार मैं बात कहना चाहता हूँ कि देखिए कल कोई घटना घट गई और माना उसको मैं जानता हूँ मेरे वाले बंदे ने गलत काम कर दिया है और मैं उसके पक्षधर खड़ा हो जाऊंगा, तो देखिए वो जस्टिस फिर उनको कैसे मिलेगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। जी तो हमारी बात यह है, जो गलत है उसको बिल्कुल गलत कहने की हिम्मत हिमाकत होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको जो भी न्याय संगत सजाएं होनी चाहिए, जो भी धाराएं लगनी चाहिए, जो भी बीएनएस के तहत लगती हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दो तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, जी एक तरफ बात होनी चाहिए। और राजनीति में चाहे तब सफलता मिले या ना मिले, देखिए आज कोई नहीं कह रहा ना, हम आज यहाँ पर श्रीनगर में बैठ करके योगी आदित्यनाथ जी की बात कह रहे हैं जी और वहां हर वर्ग का आदमी आज योगी आदित्यनाथ जी के पास फरियाद लेके बैठा हुआ है। आज वहां तमाम सारे जो एक तरीके से कहें कि जो अपराधी थे वो एक तरीके से गुहार लगा रहे कि भाई साहब जेल में मत भेजना, इनकाउंटर मत कर देना जी योगी जी। जी तो मैं बात ये कहना चाहता हूं कि उस आदमी ने हर एक वर्ग के आदमी को एक मैसेज दिया है कि गलत करोगे तो एक तरीके से परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी तो यहाँ भी हम लोग ये बात कहना चाहते हैं, जो गलत है जी उस पर बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। जी और राजनीति में ठीक है, कुछ लोग सफलता कुछ समय जरूर मिलेगी, लेकिन बाद में वो लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं। जी कुछ लोग हो रहे हैं एक्सपोज, आप लोग भी देख रहे होंगे। कितनी उनकी राजनीति चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम कितनी राजनीति कर पाए ये मैं समझता हूँ कि हम ठीक से आगे अच्छा करते रहेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलने की कोशिश करेंगे तो भाई सब लोग ये तो जानेंगे कि नहीं यार वो गलत का साथ तो देता नहीं है। जी तो ये भी तो हमारी बात बने। अब मैं गलत के साथ भी खड़े मिलूंगा, सही के साथ भी खड़े मिलूंगा, अरे भाई साहब हम हैं किसके साथ खड़े? जी तो ऐसी स्थिति ना आए, हम जी सही को सही और गलत को गलत बोले, इतनी मेरी बात है। जी तो ये हमारी बातचीत हुई डॉक्टर सुधीर जोशी से, जो 19 वर्ष की आयु से लेकर आज वो 37 वर्ष के हो चुके हैं और ये जो करीब 18-19 साल उन्होंने राजनीति को दिए हैं, इसके आधार पर वे आगे बढ़ रहे हैं और 38 नंबर विधानसभा श्रीनगर विधानसभा के लिए वो प्रबल रूप से दावेदारी कर रहे हैं। अब ये दावेदारी कहाँ तक पहुँचती है, वो बहुत सकारात्मक हैं अपने पूरे प्रयासों को लेकर। उनका कहना है कि वे आम आदमी की पीड़ा परेशानी के साथ साथ बहुत ही हाईटेक तरीके से किस तरीके से इस राज्य का विकास हो, ये राज्य पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि पा सके, इसके साथ साथ वो युवाओं के लिए रोजगार किस तरीके से उनको उनके आसपास मिले, इस प्रदेश के भीतर मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत ही कामयाब अपना जो भी थॉट प्रोसेस उनका है, जिस तरीके से वो सोच पा रहे हैं इस राज्य के विकास को लेकर, वो सारी चर्चाएं हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने हमारे साथ में की हैं, हमारे बीच रखी हैं। तो ये थे हमारे साथ सुधीर जोशी। मैं हूँ गंगा असनोड़ा और मेरे साथ कैमरे में है ऋषभ बिस्ट और अमीषा गोस्वामी। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये जो पूरा पॉडकास्ट हुआ है, इसकी रूपरेखा तैयार करने में हमारे साथ हैं साक्षी कंडारी और भारती जोशी। तो ये जो पूरी बातचीत हुई है, ये आम जनता के बीच जब हम लेकर के जाएंगे
तो श्रीनगर विधानसभा का जो चुनावी गणित है वो काफ़ी कुछ समझने के लिए मिलेगा हमारे दर्शकों को। इसी तरह से हम अन्य कार्यक्रम भी लेकर के आएंगे आपके बीच, और सारी विधानसभाओं में जो इस तरीके का गणित है, जो इस तरीके के फैक्टर हैं, इन पर लगातार चर्चा, लगातार बातचीत होती रहेगी। आप देखते रहिए रीजनल रिपोर्टर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां फॉलो कर सकते हैं वहां फॉलो कीजिए, और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।